है। चंदन नगर गांव में गबरू नाम का एक किसान रहा करता था। गबरू एक नेक और ईमानदार आदमी था। एक बार सुबह सुबह जब अपने खेत में जा रहा था, तभी उसे एक पटाखे के फटने की आवाज आई। अरे वाह, अभी दिवाली भी नहीं आई और पटाखे देखो अभी से लोग जलाने लग गए। सही है, अपने अपने शौक हैं सबके। तभी गबरू देखता है कि सारे गाय भैंस उसके खेतों में भाग रहे हैं और उन्होंने सारे खेत की फसल को कुचल दिया और सारी फसलें नष्ट कर दी। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब क्या करूंगा मैं? इतनी मुश्किल से तो कर्ज मांग के इस बार की फसल बोई थी। अब वो पैसा कैसे लौटाऊंगा? अब क्या करूं? हे प्रभु, आप ही कोई रास्ता दिखाओ। तभी सामने से उन्हें भोला मस्ती आते हुए दिखाई देते हैं और वह अपनी जेब में पटाखे रखते हुए गबरू के खेत के सामने से गुजरने लगते हैं। तभी उन्हें देख गबरू बोलता है, ये पटाखे तुमने जलाया अभी थोड़ी देर पहले? हाँ भाई, क्यों, क्या हुआ? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरे खेतों का ये हाल हुआ है। तुमने जो पटाखे जलाए थे उन्हीं की वजह से ये सारे जानवर डर गए और इस तरह मेरे खेतों की तरफ भागने लगे। अरे अरे, कहीं का कहीं जोड़ रहे हो यार, हैं? ऐसा कैसे? तुम कैसे कह सकते हो कि ये सब हमारी वजह से हुआ है? हद है भाई। ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत करो, समझे? मैं सब जानता हूँ, समझे? तभी वहाँ गांव का मुखिया पहुँचता है। अरे क्या हुआ गबरू, क्या बात हो गई भाई? आज क्यों भड़क रहे हो इतना इन दोनों पे? ऐसा भी क्या कर दिया इन्होंने? अरे मुखिया जी, अब आप ही मेरी मदद कीजिए। ये देखिए कितना नुकसान हो गया है मेरा। अरे बात क्या है, बताओगे भी? आज जब मैं आ रहा था तो मैंने आते वक्त पटाखों के जलने की आवाज सुनी और जब मैं खेत तक पहुंचा तो मैंने देखा कि पास के तबेले के सारे जानवर मेरे खेतों में इधर से उधर भाग रहे हैं और तभी मैंने इन्हें उसी तरफ से आते हुए देखा और इनके पास पटाखे भी हैं। आप चाहें तो इनकी जेब में देख सकते हैं। अरे तो भाई, हमने कब मना किया है कि नहीं है? बस हम तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा तुम्हारी फसल खराब होने के पीछे कोई हाथ नहीं है। हाँ, लेकिन तुम हो कि कुछ सुनने को तैयार ही नहीं हो। हम समझ सकते हैं कि तुम्हारा भारी नुकसान हुआ है, लेकिन तुम्हें भी समझना चाहिए ना कि ऐसे किसी पे तुम अपने नुकसान की भरपाई नहीं डाल सकते भाई। हो सकता है तुम्हारी फसल के नुकसान के पीछे कोई और हो, तुम उसका पता लगाओ। है, मैं वादा करता हूँ कि उसे जरूर उसके किए का दंड दूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं मुखिया जी? इन दोनों ने मेरी फसल को बर्बाद कर दिया और आप हैं कि इनकी तरफदारी कर रहे हैं। अरे भाई, बात तरफदारी की नहीं है गबरू। मैं जानता हूँ कि ये दोनों कैसे हैं। अब देखो, तुम्हें भी तो केवल इन पर ही शक है। तुमने ये सब अपनी आंखों से होते हुए थोड़ी ना देखा है। बोलो, देखा है? बताओ। नहीं ना, तो बोलो, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी फसल इन्होंने ही खराब की है? मुझे लगता है सारे जानवर खुद ही तबेले से भाग गए होंगे और इतनी अच्छी फसल देख खाने के लिए दौड़े चले आए होंगे। अब जानवर हैं, नादान हैं, इन्हें अब क्या ही बोल सकते हैं? हैं? तुम ही बताओ। और जो इनके पास पटाखे हैं उनका क्या मुखिया जी? वो भी तो एक सबूत है ना। कैसी बातें कर रहे हो गबरू? दिवाली आने वाली है, बस पिछले साल के पटाखे देख रहे थे कि काम कर भी रहे हैं कि नहीं। हाँ गबरू, भाई साहब सही बोल रहे हैं। पिछले साल के कुछ पटाखे बच गए थे, वही देख रहे हैं कि काम कर भी रहे हैं या नहीं। आप हमें गलत समझ रहे हो गबरू भाई। तुम दोनों भी सच जानते हो, लेकिन मुखिया जी के सामने झूठ बोल रहे हो। कोई बात नहीं, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। देखना, भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा, याद रखना। हाँ। इसके बाद गबरू मटके बना के उन्हें बाजार में बेचने लगा और ऐसे इंसान की तलाश करने लगा जो उन दोनों चतुरों को मात दे सके। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन जब गबरू मटके बेच रहा था तो उसने देखा कि एक आदमी समोसे की दुकान में समोसे खा रहा होता है और पैसे देने के वक्त जब वहाँ एक और आदमी आता है तो उससे वो मीठी मीठी बातें करने लगता है। अरे भाई, कहाँ से हो? भाई बस नगर खजूरा से आया हूँ, इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि कुछ खा लेता हूँ। बहुत बढ़िया भाई, यहाँ के समोसे इतने स्वादिष्ट होते हैं कि दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं। आपने बहुत सही किया यहाँ आके।
मैंने भी अभी यहाँ बैठकर समोसे खाए, मेरी तो आत्मा तृप्त हो गई भाई। रुको, आपके लिए भी अभी 2 समोसे मंगा देता हूँ। और हाँ, समोसे मेरी तरफ से हैं, इसलिए आप इसके पैसे मत दीजिएगा, ठीक है? आपका चेहरा मेरे स्वर्गीय भाई से मिलता है। आपको खाते देख समझूंगा कि उन्हें खिला रहा हूँ। कृपा कर खा लीजिएगा। रुकिए, अभी मंगाता हूँ। भाई 2 समोसे उनकी टेबल पर लगवा दो। और सुनो, पैसे वो ही देंगे, मेरे भी और उनके भी, समझ गए ना? मेरे बड़े भैया हैं वो। बड़े भैया आ रहे हैं समोसे, मैं जा रहा हूँ, बाकी आप देख लेना। ठीक है। इसके बाद सुकड़ा वहाँ से चला जाता है। अरे भाई, अभी क्यों जा रहे हो? भाई जरा जरूरी काम आ गया है, जाना पड़ेगा। लेकिन आप चिंता मत करिए, सब कर दिया है मैंने, ठीक है? ठीक है भाई, अपना ध्यान रखना है। फिर मिलेंगे, भगवान करे दोबारा देखने की नौबत ना आए, वरना बहुत बुरी तरह पिटूंगा मैं। आखिरकार मुझे मिल ही गया लोहा। अब यही लोहा उस लोहे को काटेगा। अरे भाई रुको, अरे रुको तो, अरे भाई रुको तो, कहाँ भागे जा रहे हो? क्या हुआ भाई? हो कौन? भाई मेरा नाम गबरू है, इधर पास के ही गांव में रहता हूँ। मैंने अभी देखा तुमने क्या किया। जो भी कहो, तुम हो बड़े चतुर। अरे पागल हो क्या? इतनी जोर से मत बोलो, किसी को पता चल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे भाई। अब ये बताओ, चाहिए क्या तुम्हें? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? अरे भाई पीछे नहीं पड़ा हूँ तुम्हारे, बस तुमसे मदद चाहिए भाई। मदद कैसी? अरे भाई जान ना पहचान, तू मेरा मेहमान है। अरे ऐसे मत करो भाई, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हमारे गांव में 2 लड़के हैं, खुद को बहुत चतुर समझते हैं, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मैं समझ गया हूँ कि तुम भाई सबसे बड़े चतुर हो। उसमें क्या नई बात है, वो तो मैं हूँ ही। अरे भाई ये तो तुझे पता है ना कि तू उन दोनों से भी बड़ा चतुर है, लेकिन इधर आसपास के सारे लोग तो उन्हें ही सबसे बड़ा चतुर मानते हैं ना। तो तुम्हारे इतने चतुर होने का क्या फायदा, बताओ? अब ये बताओ, चाहते क्या हो मुझसे? उन दोनों की वजह से मेरी सारी फसल खराब हो गई भैया। उन्होंने कुछ पटाखे जलाए और उनसे तबेले के सारे जानवर डर गए और वो मेरे खेत की तरफ भागने लगे। कर्ज मांग के फसल बोई थी, अब इस नुकसान को मैं कैसे चुकाऊंगा भैया? उन दोनों को अपनी चतुराई पे बहुत घमंड है ना। मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ कि कोई है जो उनसे भी बड़ा महाचतुर है, जो उन्हें टक्कर दे सकता है। भाई तुम्हारी जरूरत है। बदले में मुझे क्या मिलेगा? इससे ज्यादा भला क्या हो सकता है कि आसपास के सारे तुम्हारी चतुराई की कहानी अपने बच्चों को सुनाए। बोलो, इस तरह लोगों को ठग कर क्या मजा है? मजा तो तब है जब सब लोग तुम्हारे गुणगान गाएं, तुम्हारी वाहवाही करें भैया। सोच लो भाई, मुझे तो मिल जाएगा कोई और जो मेरा बदला लेने में मेरी मदद करे, लेकिन तुम्हें ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा भैया। सोच लो भाई, सबको साबित कर दो कि तुम कौन हो। हाँ ठीक है, अब बताओ करना क्या है? हमें पहले उन दोनों को अलग करना होगा। दोनों जब तक साथ हैं तब तक उनसे आगे जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा भैया। चलो तुम मेरे साथ। इसके बाद दोनों गांव की तरफ जाते हैं। तभी उन्हें चाय की दुकान पे मुखिया जी और वो भोला मस्ती दोनों बैठे हुए दिखाई देते हैं। अरे गबरू, आओ आओ बैठो। क्या हुआ मुखिया जी, इतने परेशान क्यों हैं आप? क्या बात हो गई? इनसे मिलिए, ये हमारे पास के गांव के मुखिया जी। इन्होंने हमारे गांव के भोला मस्ती के बारे में बहुत सुना है, इसलिए ये इन दोनों के लिए एक चुनौती लेकर आए हैं। अगर इन दोनों ने ये समस्या सुलझा दी तो ये मान जाएंगे कि जो आसपास के गांव वाले कहते हैं वो सच है। लेकिन अभी तक भोला मस्ती भी इस चुनौती का जवाब ढूंढ नहीं पाए हैं। वो सवाल क्या है? ये 3 मूर्तियां हैं, तुम्हें बताना है कि इन मूर्तियों में क्या समानता है, तभी हम मानेंगे कि लोग जो कहते हैं वो सही कहते हैं। इसके बाद सुकड़ा काफी देर तक उन तीनों को देखता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी मस्ती बोलता है, ये तुम्हारा वो चतुर बुद्धिमान है जो हमसे ज्यादा होशियार है भाई। और तीनों मूर्तियों के कानों के अंदर एक एक धागे को डालता है। एक मूर्ति से धागा दूसरे कान से बाहर निकल जाता है,
दूसरी मूर्ति से धागा मुंह से बाहर निकल जाता है और तीसरी मूर्ति का धागा उसके पेट से बाहर निकल जाता है। इसके बाद सुकड़ा सबको मूर्ति के इस व्यवहार के बारे में बताता है। पहली मूर्ति बताती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब उन्हें कोई कुछ बताता है तो वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देता है। और दूसरी मूर्ति उन लोगों को दर्शाती है जो किसी बात को सुनने के बाद इधर की उधर कर देते हैं। लेकिन ये तीसरी मूर्ति उन भरोसेमंद लोगों का प्रतीक है जिनसे आप अपनी हर बात कह सकते हो, जो आपकी हर बात अपने तक ही रखते हैं। वाह भाई वाह, मान गए भैया, मान गए। आज मैं मान गया कि जो लोग भी इस गांव के बारे में कहते हैं वो सही कहते हैं भैया। जिनके पास तुम्हारे जैसे बुद्धिमान लोग हों, उस गांव का तो विकास निश्चित है। इतना भी क्या खास है इसमें? आज तक सारी मुश्किलें हम दोनों ने ही ठीक की हैं। एक सवाल का जवाब देने से कोई बुद्धिमान नहीं बन जाता है। अच्छा, तो ऐसी बात है तो एक प्रतियोगिता रख लेते हैं तुम दोनों के बीच। जो जीता वही यहाँ का नंबर 1 चतुर। क्या बोलते हो, है मंजूर? हाँ मंजूर है। हाँ, हमें भी मंजूर है। तू तो रहने ही दे, तुक्के में जीतने वाले चतुर नहीं कहलाते, समझे? भाई वो तो बाद में ही पता चलेगा। ठीक है, फिर तो तय रहा भैया। अगले हफ्ते हम एक प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे जिसमें जीतने वाले को मिलेगा यहाँ का नंबर 1 चतुर का खिताब, समझे? इसके बाद सब अगले हफ्ते प्रतियोगिता स्थल पर पहुंच जाते हैं। आज की प्रतियोगिता के आयोजक हमारे पड़ोसी गांव के मुखिया जी का हम दिल से यहाँ मंच पे स्वागत करते हैं। हम उनसे विनती करते हैं कि वो मंच में आकर प्रतियोगिता को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। आज की प्रतियोगिता में हमारे साथ एक तरफ भोला मस्ती और दूसरी तरफ गबरू और सुकड़ा है। ये प्रतियोगिता हमें बताएगी कि आखिर कौन है यहाँ का नंबर 1 चतुर। इस प्रतियोगिता के 3 चरण होंगे। इनमें से 2 चरणों में आपसे केवल सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन तीसरे चरण में आपको अपनी बुद्धिमानी को साबित करना होगा। आपको एक सभा पे निकलना होगा, वहाँ आपको हर चुनौती का सामना करना होगा और अंत में वहाँ आपको एक अजीब सा संदूक मिलेगा जिसे आपको हमारे पास लाना होगा। आज के पहले चरण का सवाल 1, ऐसा कौन सा धन है जिसे चोर देख तो सकता है लेकिन चुरा नहीं सकता? इसके बाद भोला, मस्ती और सुकड़ा तीनों इस सवाल का जवाब सोचने लगते हैं। तभी भोला को अचानक कुछ याद आता है और वो तुरंत खड़ा हो जाता है। विद्या। क्या बात है, भोला को मानना पड़ेगा। इतनी जल्दी इस सवाल का उसने बिल्कुल सही जवाब दिया है। विद्या, केवल विद्या ही वो धन है जिसे चोर सिर्फ देख सकता है लेकिन कभी चुरा नहीं सकता। गबरू और सुकड़ा थोड़ा संभल के। भोला, मस्ती अब तुमसे 0-1 से आगे है। अगर अगले चरण में गबरू और सुकड़ा ने भोला मस्ती के समान अंक प्राप्त नहीं किए तो उनका तीसरे चरण में भाग लेना मुश्किल हो जाएगा। बड़े आए हमारी बराबरी करने वाले। यहाँ के सबसे ज्यादा बुद्धिमान तो हम दोनों ही हैं, समझे? अब तो कुछ करना ही होगा, वरना इन दोनों के घमंड को तोड़ने का ये मौका हाथ से निकल जाएगा। चलिए, इसी के साथ दूसरे चरण का सवाल। उस चीज का नाम बताओ जिससे आग जला नहीं सकती, उसे काटा नहीं जा सकता, पानी उसे भिगो नहीं सकती, जो जन्म से लेकर चिता तक साथ चलती है लेकिन फिर भी पूरा जीवन बिना आत्मा के काटती है। सोच भाई, जल्दी कुछ सोच। रुक जाना, सोच रहा हूँ ना। हमसे पहले उन्होंने सोच लिया तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी, जल्दी कर। हाँ तो तू भी तो कुछ सोच ले, सब कुछ मैं ही सोचूं क्या है? दूसरी तरफ सुकड़ा, तुम्हें क्या लगता है इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है? हाँ गबरू भैया, वही सोच रहा हूँ। तभी गबरू के हाथ से टेबल पर रखा पानी का ग्लास गिर जाता है। उसकी परछाई से सुकड़ा को सवाल का जवाब मिल जाता है। क्या हुआ सुकड़ा भाई, क्यों मुस्कुरा रहे हो? जल्दी ही पता चल जाएगा। इसका जवाब है परछाई। न जल सकती है, न कट सकती है, न भीग सकती है। यही वो चीज है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ चलती है और इसकी कोई आत्मा भी नहीं होती। वाह, तुमने तो दिल खुश कर दिया। इसी के साथ दूसरा चरण भी खत्म हुआ।
दोनों ही दल समान अंकों के साथ अब तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे और जो भी जीतेगा वही होगा यहाँ का नंबर 1 चतुर। लेकिन तीसरे चरण की प्रतियोगिता कल होगी। कल सुबह गांव की पुरानी वाली गुफा में पहुंच जाइएगा। इसके बाद सभी अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सभी लोग गांव की पुरानी वाली गुफा के बाहर खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां मुखिया भी आ जाता है। अरे वाह वाह, लगता है आज थोड़ा मुझे ही देर हो गई। ज्यादा इंतजार तो नहीं कराया ना आपको? अरे नहीं मुखिया जी, सही समय पे आए हैं। हम सब भी अभी आए हैं। चलिए अब आप आगे की प्रतियोगिता शुरू करिए। जी बिल्कुल। भोला, मस्ती, गबरू और सुकड़ा, अब तुम ध्यान से सुनो। तुम सबको इस गुफा के अंदर जाना है। रास्ते में तुम्हें बहुत सारी चुनौतियां मिलेंगी, लेकिन तुम्हें उनका सामना करना होगा। आखिर में तुमको एक संदूक मिलेगा और जो भी उसके संदूक को लेकर आएगा वही होगा हमारा नंबर 1 चतुर। इसके बाद सभी लोग अंदर चले जाते हैं। यहाँ तक पहुँच तो गया, इसका ये मतलब नहीं कि तुम यहाँ के नंबर 1 चतुर बन जाओगे, समझे? चलना तो आता नहीं, बड़े आए नंबर 1 चतुर बनने। इसके बाद मस्ती जैसे ही गुस्से में उठता है वैसे ही पैर फिसलने की वजह से फिर से गिर जाता है। इसके बाद गबरू और सुकड़ा उस पे हंसने लगते हैं। चलो सुकड़ा, इनके चक्कर में कहीं हम पीछे ना रह जाएं। हाँ गबरू भाई, सही कहा। इसके बाद गबरू और सुकड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अचानक उनका पैर एक निशान पर पड़ता है और ऊपर से एक जाल गिरता है। वो दोनों उस जाल में उल्टे लटक जाते हैं। तभी पीछे से भोला मस्ती चल के आ रहे होते हैं। वाह, कोई हमें कह रहा था कि हमें तो चलना भी नहीं आता, लेकिन मुझे लगता है उन लोगों ने खुद को नहीं देखा। सही कहा तूने भोला। इसके बाद जैसे ही भोला मस्ती आगे कदम बढ़ाते हैं वो भी एक जाल में कैद होकर ऊपर लटक जाते हैं। मेरी बात मानो तो तुम कुछ बोलो ही मत, क्योंकि तुम जितनी बार मुंह खोलोगे उतनी बार मुसीबत में पड़ोगे। क्यों गबरू भैया? भोला मस्ती गुस्से में अपना मुंह फेर लेता है। तभी सुकड़ा अपनी जेब से एक चाकू निकालता है और उस जाल को काट देता है और दोनों वहां से नीचे उतर जाते हैं। और नीचे से सुकड़ा बोलता है, ये चाहिए, जल्दी बोलो ये चाहिए। हाँ चाहिए। अरे देखो कैसे हमारे 2 जंगली बिल्ले अपनी लाइन पर आ गए हैं। तुम दोनों ऐसा करो, 1 से 1000 तक की गिनती करो, तब तक हम गुफा में थोड़ा आगे जाके आते हैं। तुम दोनों को तो हम देख लेंगे। हाँ हाँ देख लेना, पर पहले यहाँ से निकलो तो सही। इसके बाद सुकड़ा और गबरू आगे गुफा में निकल जाते हैं। तुम्हारे पास वो चाकू कहाँ से आया? वो मैं हमेशा अपने पास एक चाकू रखता हूँ, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। मेरे गुरुजी कहते थे कि मुसीबतें कभी भी बता के नहीं आती, इसलिए जिन भी चीजों का पता ना हो उन चीजों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तभी उन्हें सामने एक विशाल मूर्ति नजर आती है। एक तीर के निशान का पत्थर मिलता है। कितनी विशाल मूर्ति है भैया, लेकिन ये तीर, इसका क्या मतलब होगा? ये तीर का निशान मुझे लगता है किसी दिशा की ओर संकेत करना चाह रहा है, लेकिन कैसी दिशा? चलो सुकड़ा भैया, देखते हैं ये रास्ता कहाँ जाता है। इसके बाद दोनों के दोनों अंदर चले जाते हैं। वो जैसे ही दरवाजे के अंदर जाते हैं तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर 2 रास्ते दिख रहे हैं, जिसमें से एक रास्ता साफ होता है और दूसरी तरफ झाड़ियाँ होती हैं। तो गबरू भैया क्या सोचा है, किस तरफ जाएं? सुकड़ा भैया मुझे तो लगता है हमें इन झाड़ियों वाला रास्ता चुनना चाहिए, क्योंकि आसान दिखने वाला रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। तभी वहाँ भागकर भोला मस्ती दोनों आ जाते हैं। तो तुम आ ही गए, आओ इधर 2 रास्ते हैं, तुम कौन सा चुनोगे? तुमसे मतलब? चलो चोरों हम तो चले, चलो गबरू भैया। जाओ जाओ, हम भी देखते हैं क्या ही उखाड़ लेते हो। चलो भैया चलते हैं यहाँ से। इसके बाद गबरू कांटेदार रास्ते पर निकल जाता है और गबरू का शरीर छोटा होने के कारण वो झाड़ के नीचे से निकल जाता है, लेकिन सुकड़ा को जहाँ तहाँ झाड़ियों के कांटे चुभने लगते हैं। अरे गबरू भैया, अरे मुझे भी निकालो, तुम्हारा तो सही है, चुपचाप नीचे से निकले जा रहे हो और यहाँ पर कांटे चुभे जा रहे हैं मुझे। इसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं
वहाँ उन्हें एक तालाब मिलता है जिसके बीचों बीच संदूक रखा होता है। उस तालाब के बीच के रास्ते के दोनों साइड बहुत सारे सांप होते हैं। सुकड़ा सांपों को देखकर बहुत डर जाता है। इतने सारे सांप, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ। मुझे नहीं बनना कोई चतुर वतुर, अगर जिंदा ही नहीं रहा तो क्या करूंगा नंबर 1 चतुर बनकर। देखो गबरू भैया, मुझे माफ करो, मैं यहाँ और नहीं रह सकता। अरे सुकड़ा भैया, कैसी बातें कर रहे हो? अरे इस तरह मुझे यहाँ अकेले छोड़ के तो मत जाओ। देखो भैया, भाईचारा अपनी जगह है और जान अपनी जगह, मुझे माफ कर दो, मैं तो जा रहा हूँ। अरे अब क्या करूँ, ये भी चला गया। अपना तो टाइम ही खराब है। अब इन सांपों से कैसे बचाऊं अपनी जान? कुछ सोच गबरू, कुछ सोच। वो जैसे ही तालाब के उस रास्ते पर अपना कदम रखता है, तभी वहाँ एक सांप आकर खड़ा होकर इंसान का रूप ले लेता है। क्यों आए हो यहाँ? तुम्हारा दोस्त तो भाग गया, वो काफी समझदार निकला, लेकिन लगता है तुम्हें मौत का डर नहीं। क्यों, सही कहा ना मैंने? बताओ क्यों आए हो यहाँ? या तो तुम बहुत ही बड़े लालची हो या बात कुछ और है, क्योंकि मौत को सामने देखकर तो तुम सब भूल जाते, लेकिन फिर भी यहाँ खड़े हो। मान गए तुम्हें। मुझे कोई लालच नहीं है, मैं तो यहाँ किसी को सबक सिखाने आया हूँ। किसको? वो नागराज को सारी बात बता देते हैं। मेरी मानो, उन दोनों को भूल जाओ, ये खजाना लो और भाग जाओ यहाँ से, और अपनी जिंदगी कहीं अच्छी जगह बिताओ। जाओ। नहीं, अगर आज मैं ऐसा करूंगा तो वो दोनों किसी और के साथ ये सब करेंगे। मुझे तो खजाना मिल जाएगा, बाकियों को क्या मिलेगा? वो लोग तो बेचारे और मेहनत करेंगे ताकि उनका नुकसान की भरपाई हो सके। पेड़ काटना पड़ेगा और न जाने कब तक अपनी खुशियों के लिए लड़ना पड़ेगा। और बात रही इस खजाने की, तो मैं ये मुखिया जी को दे दूंगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे मुखिया हैं, वही तय करेंगे इसका क्या करना है। आज तक जो भी आए, पहले तो कोई पहुंचा ही नहीं, लेकिन फिर भी एक आध जो पहुंच सके, उनके जवाब में लालच की बू आती थी। लेकिन तुम्हारे जवाब में आत्मसम्मान की रोशनी झलकती है। जाओ, ले जाओ इसको। इस जगह को अपना ही अलग वरदान प्राप्त है। यहाँ हर बार अपना नया खजाना उत्पन्न हो जाता है, ताकि जो काबिल हो उसे उसकी काबिलियत का फल मिल सके। और ये लो जादुई बीज, इसे अपने खेतों में डाल देना, तुम्हारी फसल फिर से खिल उठेगी और तुम्हारे जीते जी तुम्हें कभी भी अनाज की कमी नहीं होगी। जाओ। तभी तालाब के बीच का रास्ता अपने आप गायब हो जाता है और वहाँ एक दरवाजा आकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद गबरू उस दरवाजे से अंदर जाता है और अपनी गुफा के बाहर पहुँच जाता है। वहाँ सभी लोग खड़े होते हैं। ये लीजिए मुखिया जी। गबरू तुम? हमें तो लगा था कि भोला मस्ती या तो सुकड़ा ये लेकर हमारे सामने लौटेगा, लेकिन तुमने अपनी काबिलियत से हमें गलत साबित कर दिया। हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारी काबिलियत को तुम्हारे छोटे कद की वजह से कम समझने की कोशिश की। आप सभी जानते हो इसमें क्या है? इसमें हमारे राज्य के आखिरी राजा सांत्वना का खजाना है। खजाना? इस अजीब से दिखने वाले संदूक में खजाना है? हाँ, इसमें खजाना है। वो हमेशा अपना खजाना यहाँ रखा करते थे। राजा सांत्वना ने नागराज से यह वरदान मांगा था कि वो उनके खजाने की रक्षा करें। तब से खुद नागराज उनके खजाने की रक्षा करते हैं। असल में इस खजाने के बारे में मैं शुरू से जानता था, इसीलिए मैंने ये प्रतियोगिता रखी, ताकि कोई तो ऐसा निकले जो इस खजाने तक पहुंच पाए। तुम्हें मालूम था इसमें खजाना है? हाँ, मुझे गुफा में नागराज मिले थे, उन्होंने मुझे इसके बारे में सब बता दिया था। तुम फिर इसे लेकर भागे क्यों नहीं? क्योंकि मैं भोला मस्ती को सबक सिखाना चाहता था। इन्होंने जो मेरे साथ किया था उसका सबक, ताकि ये आगे से किसी के साथ वो सब ना करें जो इन्होंने मेरे साथ किया था। कुछ भी बोलना बंद करो, समझे? शांत हो जाओ। हम दोनों को माफ कर दो। गबरू, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ गलत किया। उस दिन हम ही पटाखे जला रहे थे, जिसकी वजह से तबेले के जानवर डर गए और तुम्हारे खेतों को उन्होंने पूरी तरह से कुचल दिया। हमें लगा अगर हम मान लेंगे तो सब हमें जो इज्जत देते हैं वो कम हो जाएगी, इसीलिए हमने अपनी गलती नहीं मानी। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, यही काफी है। यह खजाना गांव वालों के विकास में लगाया जाएगा और गबरू का जितना भी नुकसान हुआ है
उसकी भरपाई हम स्वयं अपने धन से करेंगे। पर एक बात तो कहनी पड़ेगी, इस गांव का क्या, आसपास के सभी गांव का नंबर 1 चतुर हमारा गबरू है। क्यों भाइयों? प्रतियोगिता के साथ साथ उसने सभी के दिलों को भी जीत लिया। यही है हमारा नंबर 1 चतुर। हाँ।